नमस्कार दोस्तों, आज से मैं हिस्ट्री के एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये जो सीरीज़ होगी वो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूज़फुल होगी। जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम निशांत, वेलकम टू कंप्लीट स्टडी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत और उसके बाद आता है आधुनिक भारत। ये जो वीडियो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो प्राचीन भारत से शुरू होगा। हम प्राचीन भारत में जानेंगे कि किस तरीके से हमारे पाषाण काल में जिस तरीके से लोग रहते थे उसके बारे में जानेंगे, और यहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जानेंगे। और इस तरीके से हम सारा प्राचीन भारत को कवर करेंगे और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी हम देखेंगे। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। इसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को ही देखेंगे, किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ से मध्यकालीन भारत से उसे कंप्लीट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आधुनिक भारत है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आधुनिक भारत से ही बनते हैं, तो इसे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेरा यही प्रयास है कि आपको जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो ना छूटे, और इसी सीरीज़ में जो हिस्ट्री की सीरीज़ आगे आएगी इसमें ही आपका हिस्ट्री का सारा पोर्शन कवर हो जाए। तो चलिए आगे चलते। तो हिस्ट्री के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, किसी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो समाज था, वहाँ पे जो लोग रहते थे, उनके रीति रिवाज थे वो आज के मुताबिक काफ़ी डिफरेंट थे। यानी कि उनकी त्यौहार मनाने के तरीके, यानी कि उन्हें पहनावा जो था, उनके खान पान के तरीके थे, वो बहुत ही डिफरेंट थे आज के मुताबिक। और हम ये भी पढ़ते हैं कि पीछे के ज़माने में जो लोगों ने खोज की थी, जिस तरीके से उनकी रिसर्च की थी, उन्होंने खोज की थी किसी चीज़ की, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो आज हमें जिस रूप में दिखाई देता है। जैसे आज हम गाड़ियों में घूमते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर में अपने यात्रा को कर लेते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले तो लोग पैदल ही चलते थे, कई मीलों चल के अपनी यात्रा को करते थे। और धीरे धीरे किस तरीके से पहिए के आविष्कार हुआ, किस तरीके से उन्होंने बैलगाड़ी की बनाई। तो ये सब यात्रा के बारे में हम ये पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारी विकास यात्रा रही और कहाँ तक हम जहाँ तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किस तरीके से ये विकास यात्रा रही होगी। तो इस बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और शासकों के बारे में भी पढ़ते हैं, किस तरीके से उन्होंने विजय प्राप्त की, किस तरीके से उन्होंने किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया। व्यापारियों के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से व्यापार व्यवस्था थी, किस तरीके से पशुपालकों जो थे, किस तरीके से वो अपना व्यवसाय कराते थे, कृषि करते थे। तो इन सभी के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर फोकस हिस्ट्री का इन्हीं सब पोर्शन पे होता है, कि किस तरीके से लोग यहाँ पे रहते थे और किस तरीके से उनकी आजीविका और जीवन व्यतीत करने का तरीका था। तो इसी के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इतिहासकार को हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है। जैसे आज के समय में जब हम पीछे के कल के बारे में हम जानना चाहें, तो हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या किसी से बात कर लेते हैं जब कल वो आदमी वहाँ पे रहा होगा। पर हज़ारों साल पहले जो कुछ भी घटा होगा, घटनाएं घटी होगी, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो जो इतिहासकार होते थे वो पत्थरों, जो भी चिन्ह जो हमारे पूर्वजों ने हमारे चिन्ह छोड़े थे, यानी कि पेंटिंग बना के छोड़ी थी। जैसे गुफा में पेंटिंग मिली है, तो उससे हमें उनके जैसे शिकार करने वाली पेंटिंग हमें दिखाई देती है गुफा में, तो ये हमें पता चलता है इससे कि उस तरीके से वो शिकार करते थे। और पत्थरों के औजारों से जो भी उनके जो हम खोज करते हैं, उससे जो सामग्री मिलती, जो स्रोत मिलते हैं, जैसे पत्थर के औजार हो गए, लिखित सामग्री होगी, अभिलेख हो गए, इनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानने में मदद मिलती है। सिक्कों से हमें ये जानने को मिलता है कि इनकी लेन देन व्यवस्था कैसी थी। इमारतें भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो इन सभी का अध्ययन करके हम इतिहासकार जो होते हैं वो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, किस तरीके से कि हिस्ट्री में किस तरीके से लोग रहते थे और अपनी जो आजीविका थी, जो अपना रहन सहन करते थे, किस तरीके से वो अपना रहन सहन किया करते थे। तो इन्हीं सभी का अध्ययन करके इतिहासकार इतिहास के बारे में लिखते हैं।
तो उसके बारे जैसे लिखित सामग्री के बारे में बात की, तो लिखित सामग्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो ताड़ के पत्थर जैसे पांडुलिपियाँ जिसे बोलते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभिलेख आते हैं, यानी कि ये जो पांडुलिपियाँ हैं इसे ताड़ पत्थर हैं, यानी कि हिमालय के क्षेत्र में एक भुर्ज नामक का पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाई जाती थी। पिछले ज़माने में जैसे पहले हमारे लोग कागज़ तो था ही नहीं, कई हज़ार साल पहले कागज़ का इस्तेमाल तो किया नहीं जाता था, तो इन छालों पे इन पेड़ की छालों पे लिख दिया जाता था अपनी मान्यताओं के बारे में, अपना कोई संदेश जो राजा रजवाड़े जो थे अपने संदेश देना चाहते थे तो इन छालों पे लिख दिए जाते थे, पेड़ की छालों पे लिख दिया जाता था। यानी कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिख दिए, जहाँ पर उन्होंने शासक किया वहाँ की व्यवस्था के बारे में लिख दिया, जीवन शैली के बारे में लिख दिया, औषधि के बारे में लिख दिया। तो कुछ भी हम लिखते जैसे एक बुक टाइप की बना दी उन्होंने, तो ये पांडुलिपियाँ इन्हें कहते थे। ये छाल से बनी होती थी, तो इस पे ही लिख दिया जाता था ताकि आने वाले लोग इसे पढ़ सके और इनके शासनकाल के बारे में पता लगा सकें। उसके बाद आता है अभिलेख ये अभिलेख ज़्यादा समय तक टिकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम पांडुलिपि के बारे में पढ़ते हैं तो ये ख़राब हो कई हज़ार साल पहले ये ख़राब हो जाती है और ये अभी तक ज़्यादातर बची नहीं है, पर अभिलेख आज तक यहाँ पर है। और भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख जो मिलते हैं वो अशोक के ही मिलते हैं। अशोक के टाइम पीरियड के जो अभिलेख है वो हमें दिखाई देते हैं और मिलते हैं। ये अभिलेख जो होते थे वो जो राजा होते थे वो अपनी प्रजा को कोई संदेश देने के लिए, यानी कि उन्हें कोई आदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए इसका उपयोग करते थे। यानी कि पत्थर पे कुछ लिखवा दिया और किसी स्थान पे इसे लगा दिया, यानी अभिलेख को रख दिया ताकि आते जाते लोग इन्हें पढ़ सके और उनके जो वो संदेश देना चाहते थे उनका पालन कर सके। पहले ऐसा तो था ही नहीं कि टीवी होता था, यानी कि रेडियो होता था कि वो वहाँ पे सारे लोगों में अपने संदेश को पहुँचा सके। तो इन अभिलेखों का ही इस्तेमाल किया जाता था कि आपको ये प्रजा को ये आदेश है कि इस तरीके से आपने ये सारे रूल फॉलो करने हैं, तो इसलिए अभिलेख लिखवाए जाते थे। और इन अभिलेखों से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। इन अभिलेखों पे तिथि तो होती ही नहीं थी, डेटे इन अभिलेखों पे नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इन पे अभिलेखों पे डेटें नहीं लिखी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे टाइम पीरियड का कोई पता नहीं होता था। इसलिए इनकी जो लिपि है उससे ही इतिहासकार पता लगाते हैं कि ये काफ़ी पुराने अभिलेख होंगे, काफ़ी पुराने समय के अभिलेख होंगे। तो इन लिपियों को देख के इतिहासकार ही पता लगाते कि ये काफ़ी टाइम पहले के अभिलेख हैं। तो ये धातु और एक पत्थर की मोटी सतह पर लिख दिया जाता था ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक ख़राब ना हो। जैसे आप नीचे देख रहे हैं ये घड़ा टाइप का है, मिट्टी का बना एक बर्तन है। इसमें गेहूँ या पानी वगैरह वो इकट्ठा करके रखते थे ताकि वो सुरक्षित रहें और उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उनका यूज़ कर सकें। तो ये हमें जो मिलता है वो 4700 वर्ष पहले, यानी कि इस तरह के घड़े जो थे मिट्टी के बने बर्तन 4700 वर्ष पहले हमें 4700 वर्ष पहले हमें मिलते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये चांदी के सिक्के हैं, ये 2500 वर्ष पहले हमें मिलते हैं ये चांदी के सिक्के। इसे आहत सिक्के कहते हैं। इसमें जो पैटर्न बना होता है उससे हमें ये पता चलता है कि इस तरीके से वो अपने लेन देन व्यवस्था करते थे। तो उन चांदी के सिक्के से हमें ये भी पता चलता है। तो इसके बारे में हमें ये जानने को मिलता है कि इतिहास में किस तरीके से मुद्रा यूज़ की जाती थी। देखिए आज के मुताबिक ये मुद्रा जो थी वो किस तरीके से भिन्न है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि वहाँ के लोग भी इस तरीके से अपनी लेन देन व्यवस्था किया करते थे। पहले तो ये होता था कि किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ उससे ले ली, यानी कि मेरे पास जैसे गेहूँ है तो मैंने उसके दूसरे इंसान से कुछ खरीदना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास गेहूं की खेती मैंने लगाई है और मुझे मटर चाहिए, तो मैं अपने गेहूं को उस इंसान को दूंगा और वो मुझे मटर लेके देगा अपनी खेती से। तो इस तरीके से व्यवस्था चलती थी पहले, पर धीरे धीरे करके ये इस तरीके से मुद्रा की व्यवस्था चली ताकि लोग कुछ भी सामान इस मुद्रा के उपयोग से खरीद सकें। यानी कि किसी को मुद्रा दे दी, जैसे हम आज पैसों को उपयोग करते हैं, किसी पे पैसे दे दिए कोई सामान खरीद लिया, तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि कोई कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए कि सब कुछ खरीदा जा सके।
और इन सभी का जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातात्विद कहते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये आप याद रखिए कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको सिक्के दिखाए, मिट्टी का बर्तन दिखाया, जैसे अभिलेख दिखाए, पांडुलिपियाँ दिखाई, तो ये सभी का अध्ययन करते हैं, इन्हें खोजते हैं और इतिहासकार इनके बारे में पढ़ के इतिहास को लिख देते हैं कि हाँ हाँ ऐसा इस तरीके से ये इतिहास में हुआ करता था। तो ये सब अध्ययन करके ही हम इतिहास के बारे में लिख पाते हैं। कोई हमें बताने वाला तो है नहीं इतिहास के बारे में कि इतिहास में ऐसा होता होगा, कि ऐसा हुआ था उस टाइम में, ऐसा कोई इंसान आज जिंदा तो होगा नहीं जो 1000 साल पहले की घटनाओं के बारे में बता दे। तो इन्हीं के अध्ययन करके इतिहासकार पीछे के टाइम के बारे में पता लगाते हैं। उसके बाद सबसे कन्फ्यूज़न जो करता है वो डेटें करती है। जैसे बिफोर क्राइस्ट, आपने किसी किताब में पढ़ा होगा हिस्ट्री की कि BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं इसे। तो ये क्या होता है, एनो डोमिनी क्या होता है, AD क्या होता है और BP क्या होता है, यानी कि बिफोर प्रेजेंट क्या होता है। तो देखिए आप ये मान लीजिए कि ईसा मसीह, आप देख लीजिए ये ईसा मसीह के पीरियड से माना जाता है, उनके जन्म के बाद का और पहले का टाइम। जैसे आप मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म इस यानी कि न्यूट्रल मान लिया, यानी कि 0 मान लिया, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, और इससे जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम होगा उसे हमें बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, यानी कि ईसा पूर्व कहेंगे, यानी कि BC। तो इस ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो टाइम होगा वो बिफोर क्राइस्ट कहलाया जाएगा, यानी कि ईसा पूर्व कहलाया जाएगा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम होगा उसे हम AD कहेंगे, यानी कि एनो डोमिनी यानी कि ईसवी, शॉर्ट में हिंदी में ईसवी। तो ये जो ईसा मसीह के पहले का जो टाइम पीरियड है यानी कि ईसा पूर्व, ये हमेशा उल्टा चलता है, यानी कि ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में। जैसे ईसा मसीह के पहले का टाइम जैसे ईसा पूर्व में देखेंगे, जैसे किसी आदमी का जन्म 500 BC में हो, यानी कि बिफोर क्राइस्ट में ईसा पूर्व में हुआ, और उसकी मृत्यु 50 साल बाद होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि 500 BC में उसका जन्म हुआ और 450 में उसकी मृत्यु होगी। तो इसमें जो टाइम होगा वो उल्टा चलेगा, यानी कि ईसा पूर्व में टाइम उल्टा चलेगा। और जो AD होगा, एनो डोमिनी जिसे ईसवी बोलेंगे, इसमें टाइम आगे की ओर चलेगा। जैसे 500 AD में किसी की जन्म हुआ किसी व्यक्ति का, और उसकी मृत्यु जो होगी 50 साल बाद, तो 550 में उसकी मृत्यु होगी। जैसे आगे की तरफ चलेगा ये टाइम पीरियड। तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये उसके बाद आता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से जो पहले का टाइम पीरियड है उसे हम बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। जो आज से पहले की जो घटनाएं हैं, पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम BP यानी कि बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। ये आगे हम देखेंगे जिस तरीके से हमें डेट के आएंगी हिस्ट्री में, तो मैं आपको ये बताता चलूँगा कि ये ईसवी, ईसा पूर्व, AD एनो डोमिनी क्या होता है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं कि किस काल में ये घटना घटी होगी। तो आप चिंता मत करिए, आने वाले लेक्चरों में इन्हें हम ध्यान से और रिवीजन करेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। और ये जो वीडियो लेक्चर आएंगे ये जो वीडियो लेक्चर होंगे वो सभी जो कंप्लीट हिस्ट्री आपको मैं कवर करवा दूंगा इसमें। और इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उसमें मैं हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दूंगा, ताकि आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप आगे जाके रिवीजन करने। तो मेरा इस वीडियो लेक्चर बनाने का यही एक प्रयास है कि आपका जो हिस्ट्री से रिलेटिव जो भी पोर्शन आता है उसे मैं कवर कर दूं इस सारी जो सीरीज़ होगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये था आज का लेक्चर, ये इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको मोटा मोटा मैंने हिस्ट्री के बारे में बता दी कि हिस्ट्री के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, किस तरीके से हम हिस्ट्री में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, हम कहाँ से स्रोतों के बारे में पता लगाते हैं। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो ये था आज का लेक्चर। आसपास सफाई रखिए, पानी को सेफ रखिए, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।